क़ुसूसी साहब ये फरमाइएगा कि ये ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट है, क्या आप ये समझते हैं कि वाकई नेतन्याहू उसी पे अमल करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं ये समझता। हो सकता है अब आप नेतन्याहू का तो क्या मकसद है, वो जेल से बाहर रहना बुनियादी तौर पर। उस पर करप्शन के चार्जेस हैं। इससे पहले साल उसके ख़िलाफ़ कैंपेन चली, उससे पहले जुडिशरी में हमला किया, इतने लाखों लोग बाहर निकले। उसको तो ये जंग ऐसे मिल गई है जैसे कि कोई बड़ी प्राइज़ उसको मिल गई। वो जितना लंबा किए जा रहा है, एक तो जेल से बाहर रह रहा है, नंबर 2 जैसे जैसे उसको लेट से जंग में फ़ायदा हो रहा है, मुखालिफिन को वो ज़ेर कर रहा है, वो अब लोगों को ही बताना चाह रहा है मैं तो तुम्हारे लिए नागुज़ीर लीडर बन गया हूँ। ये बदकिस्मती की बात है, लेकिन ये पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म नहीं सस्टेन हो सकती मेरी ज़ाती राय में। ये ठीक है कि अमेरिका जो है उनके साथ, लेकिन अमेरिका अगर इस हद तक आगे जाएगा कि वो हर काम जायज़ नाजायज़, मेरा ये ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप एक तरफ तो ये चाह रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड्स के वो मौजूद हैं, वो चाह रहे थे अल्टीमेट गेम थी कि सऊदी अरब और इसराइल की आपस में नॉर्मलाइजेशन हो जाए रिलेशनशिप, और सऊदी अरब इसराइल को रिकग्नाइज़ करे। अभी वो स्टेज नहीं आई थी, लेकिन यूएई और मोरक्को और उसने बहरीन, कई मुल्कों ने उनको रिकग्नाइज़ कर लिया था। अल्टीमेटली लग रहा था कि सऊदी अरब भी उनको रिकग्नाइज़ कर लेगा। जब ये 7 अक्टूबर पे, अच्छा उस वक्त उसके बाद जो इसराइल ने जुल्म किए हैं वहाँ, उसके बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब कई मरतबा कह चुके हैं कि अगर हमारी इसराइल से कोई बात होगी तो फ़लस्तीनियों के हकूक़ की ज़मानत के बात होगी। तो उस चीज़ जो राइजिंग पावर अब शाम में के बाद आया है वो तुर्की है उस इलाके का, क्योंकि पुरानी जो सल्तनत उस्मानिया थी वो उनका अपने आप को एक किस्म का उनके गार्डियन तो नहीं मैं कह रहा, जैसे ब्रिटिश एक ज़माने में पाकिस्तान जब नया आज़ाद हुआ था इंडिया, तो ये समझते थे कि उनका बड़ा यहाँ कोई इंटरेस्ट भी है और उनके दोस्त भी हैं। तो तुर्की ने एक बहुत अहम रोल अदा किया है और उस इलाके की वो बड़ी ताकत है। अगर मैं ये कहूँ कि उसने ईरान को रिप्लेस किया तो गलत नहीं होगा। पहले ईरान जो था और उसकी जो दूसरी ताकतें उसकी जो हलीफ थीं, चाहे हूतीज़ हों, चाहे वो लबनान में हमास हो, लबनान में वो हिज़्बुल्लाह हो, या यहाँ हमास हो, और इराक़ में उनकी जो है मिलिशियाज़, शिया मिलिशियाज़ जो इराक़ की हैं, तो उनके बहुत से हलीफ थे। इसराइल ने सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को पहुँचाया है। उसका नतीजा सरेदस्त जो फ़ायदा हुआ है शॉर्ट टर्म में तो इसराइल को भी हो गया, लेकिन लॉन्गर में लग रहा है कि तुर्की को अगर अल्टीमेटली फ़ैसला होता है, फ़ायदा होता है, तो तुर्की भी सेटलमेंट इसराइल से नहीं करेगा ऐसी जिसमें हमास को बिल्कुल या फ़लस्तीनियों को इग्नोर कर दिया जाए। और मेरी ज़ाती राय में, हालांकि कई लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, अब तो ट्रंप आएगा तो सऊदी अरेबिया की और उनके ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाएंगे इसराइल के, मेरी ज़ाती राय है कि कुछ ना कुछ उनको अश्कशोई कह लें करनी पड़ेगी फ़लस्तीनियों की, उसके बगैर नहीं होगा। क्योंकि आज तो ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि नेतन्याहू वेस्ट बैंक पे भी कब्ज़ा करना चाहता है। तो क्या ये होगा? अगर ये हुआ तो सवाल ही नहीं कि इस इलाके में अमन हो। क्या ट्रंप जो कहते हैं वो जंगें ख़त्म करेंगे? एक ऐसी चीज़ करेंगे जिसमें परमानेंटली जंग शुरू हो जाए, और जो उनकी एफ़र्ट है यहाँ से जाके वो चीन की मुखालफत करें साउथ चाइना सी में, तो फंस गया मिडल ईस्ट में। तो मुझे लग नहीं रहा कि ट्रंप ऐसे को पॉलिसी अपनाएगा जिसमें अब तो उसको वोटों की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये उसकी लास्ट टर्म है। पहले तो जब था ना प्रेसिडेंट ट्रंप पहली टर्म में, तो हर बंदा दूसरी टर्म चाहता है, अब दूसरी टर्म तो मिलनी नहीं ट्रंप को। तो ट्रंप के सामने कोई आसान फैसला नहीं, क्या इसराइल को सपोर्ट करता जाए और सऊदी अरब और तुर्की सबसे वो इस्लामिक वर्ल्ड से बाहर हो जाए। उसके जो मेन हलीफ हैं इस इलाके में सऊदी अरब है, फिर उनका हलीफ है कतर,
फिर है यूएई। इन मुल्कों की जो आबादी दिल से है, और इनमें सबसे बड़ी आबादी असल में तो सऊदी अरब में है। जिसको आपने ग्रेटर इसराइल की बात की है, ख्वाहिश उनकी हो सकती है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। तो मेरा कहना यह है कि ख्वाहिश उनकी हो सकती है, लेकिन लग नहीं रहा कि जी वो इसराइल जो चाहेगा कर जाएगा, और ट्रंप जो है वो कहेगा हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है तुम लेकिन कर। सर अगर हम ये मिडल ईस्ट की बात करें तो लेबनान, शाम, उससे पहले गज़ा, और ये सारे अगर हम देखें मामला, तो उसके बाद कुछ लोगों का ख्याल है कि अब शायद ईरान की बारी है। तो आप क्या समझते हैं ईरान का इस हवाले से, आप क्या रोल देखते हैं? क्या इसराइल ईरान पे हमला करेगा? देखिए, इसमें दो आ रहा है। एक तो यह है कि उनको पता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के करीब पहुंचे। दूसरा, सारी वेस्ट को ये ख़तरा है कि ईरान शायद जल्द न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, क्योंकि ईरान ने देख लिया है उसका हशर क्या हुआ, ईरान ने देख लिया उसके दोस्तों का हशर क्या हुआ है। और क्यों हुआ है कि इज़राइल मिडिल ईस्ट की वाहिद न्यूक्लियर पावर इसलिए हुआ, वो डराता रहता। तो ईरान जो है, मेरा ख्याल है उसकी इतनी कुव्वत इस वक्त भी है, मैं न्यूक्लियर पावर नहीं बात कर रहा, अभी तो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर वो नहीं है। ख़तरा वेस्ट को ये है, और जो ट्रंप कोशिश करेगा रोकने की, अब रोकने के दो तरीके हैं, रोकने के दो तरीके हैं। एक बमबारी कर दें, उसमें रोकेगा नहीं ईरान, उसमें सिर्फ डिले होगा 2 साल 3 साल। जब कौमें फ़ैसला कर लें, दिमाग में और जो नॉलेज आ गई है वो तो नहीं गायब हो जाएगी। ईरानी कौम तो जिंदा है ना, ईरानी साइंटिस्ट सारे तो नहीं मर जाएंगे। तो ईरान न्यूक्लियर पावर फिर ज़रूर बनेगा अगर उन्होंने वहाँ हमला किया। एक ही तरीका है जो पहले यूरोप की पावर्स कोशिश कर रही थी ईरान के साथ, जिसे कहते थे JCPOA। वो जो डील थी उसमें यह था कि ईरान ने फैसला किया था एक सर्टन लेवल पे वो अपना प्रोग्राम रोकेगा, जो उसको एनरिचमेंट होती है एट अ सर्टन लेवल, यानी कि एक सर्टन लेवल पे जब आ जाए ना तो वो न्यूक्लियर ग्रेड हो जाता है, आप आसानी से उसको न्यूक्लियर वेपन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सारी दुनिया में एफर्ट होती है कि मुल्कों को अगर रोकना है तो उनको 20, 30, 15, 18% पे रोक ले जाए, जो कि उसको वो समझते हैं 6-8 महीने साल लगेगा आगे। अगर आप 80, 90, 80 पे पहुंच गए हैं तो फिर तो आप अगर कोशिश करें तो आप 4 महीने में न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं। तो उससे जो JCPOA यूरोप ने प्लस जर्मनी, उसमें यूरोप के अलावा जो उसमें रूस भी था, और उसका एक पॉइंट ये था कि जो भी एनरिच्ड यूरेनियम है वो सोवियत यूनियन का, रशिया के पास चली जाएगी सेफ कस्टडी के लिए। पूरा एग्रीमेंट बन गया था, उसको आके प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिजेक्ट किया, उससे निकल गए। उस वक्त उनका शायद ये ख्याल था कि वो सेकंड टर्म लड़ेंगे तो उनको इज़राइल की सपोर्ट होगी, और अमेरिकन जूस की सपोर्ट होगी, और क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट की सपोर्ट होगी। अब उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और अगर वो वाकई चाहते हैं कि सऊदी अरब को और इज़राइल के दरमियान हालात बेहतर करें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा फ़लस्तीनियों के लिए। ये जो आप ग्रेटर इज़राइल की बात कर रहे हैं ना कि हर जगह इज़राइल चढ़ दौड़े, फिर तो जंग कंटिन्यू करेगी इस इलाके में, और कोई मुसलमान रियासत सेफ नहीं रहेगी।